हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट वो पढ़ने वाले हैं। शायद कोई ऐसा वनडे एग्जाम होगा जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने के लिए मिल ही जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 2 साल का ब्याज पूछ लिया, 3 साल का ब्याज पूछ लिया, 4 साल का, 5 साल का। उसके बाद इसके अंदर भी हर 6 महीने के बाद ब्याज पूछ लिया। उसके बाद इसके अंदर भी हर 3 महीने के बाद ब्याज पूछ लेता है। उसके बाद दिनों में पूछ लेता है कि 1 साल 73 दिन का। तो इस तरह से सिर्फ ब्याज निकालना ही, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने से ही लगभग बोलूं तो कई प्रकार के क्वेश्चन कई टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें बन जाते हैं। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपको रेट निकालनी होती है। रेट कब निकालनी होती है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दे दिया तो उसमें रेट बताइए। 3 साल के लिए डिफरेंस दे दिया तो रेट बताइए। प्रिंसिपल पूछने लगते हैं, रेट पूछने लगते हैं, टाइम पूछने लगते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जहां से अलग अलग टाइप के, यानी कि इसके क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के में। और आता भी जरूर है। एक क्वेश्चन आप कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर से आएगा भी जरूर। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के बहुत तरीके हैं। हर टीचर अपना बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, तो मैं भी, जाहिर सी बात है, मैं भी आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि कुछ तरीके मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरह से बताऊंगा कि आप कितने भी यूट्यूब छान लीजिए, कितने भी फेमस टीचर्स हो कि आप यूट्यूब छान कर देख लीजिए, आपको वो तरीके कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा भी इस तरह से ही कि कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक पकड़ लेंगे, जैसे रेट का ही है, तो रेट से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज हमें देखकर रेट निकलवा सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। फिर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितने टाइप के क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं, उस सब से। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें पकड़ेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट इस कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे। पढ़ाऊंगा इस तरह से कि जितनी भी ट्रिक हैं, वो ट्रिक आई कहाँ से हैं, वो सारी की सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर किए थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके कैसे हम ट्रिक बनाते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा मानना यह है कि आप इस तरह से पढ़िए कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सको। और आप किसी दूसरे को तभी पढ़ा सकते हो जब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कोई आपसे कुछ भी पूछे कि ये कहाँ से आया, तो आप उसको तुरंत बता सको कि ये हमारी ट्रिक यहाँ से आई है, इस तरह से ये बनी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सारी की सारी ट्रिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कहाँ से, किस तरह से बनती हैं और हम किस तरह से ईजी तरह से हम मात्र 5 या 7 सेकंड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन इतना सब सीखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। एक पार्ट में ये खत्म नहीं होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया है इसमें बहुत तरह की वैरायटी होती हैं, तो इसलिए एक पार्ट में तो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने वाला नहीं है। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको कम से कम 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जब आप यहाँ मेरे साथ 200 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी मैथ उठा लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा, यदि आप सीखते हैं तो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपको सिखाने की। तो अगर फिर भी आपकी किसी भी वीडियो के अंदर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, एक बड़ा भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, कि आपकी क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसे सुधारने की, कि आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बता सकूं कि आपकी समझ में किस तरह से वो चीज़ आ जाए। तो शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। 2 क्लास हमारी बेसिक चलेंगे बिल्कुल। उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर लूंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं।
किस तरह की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को ही हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं हिंदी में बोल दे तो ब्याज दो तरह का होता है। ब्याज हमारा दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज। और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोल दे तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये होते क्या हैं, इनको समझने से पहले हमें कुछ चीज और समझ लेनी है, जैसे कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं। यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ, प्रिंसिपल। हिंदी में बोल दे तो मूलधन। कुछ वर्ड्स आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे, मूलधन, दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, दर। तीसरी चीज आपको मिलेगी टाइम, समय। फोर्थ चीज आपको देखने के लिए मिलेगी अमाउंट, हिंदी में बोल देंगे मिश्र धन। मिश्रधन, ये चार चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे इंटरेस्ट के अंदर। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल मूलधन पता होना चाहिए क्या होता है, फिर उसके बाद रेट पता होना चाहिए कि दर क्या होती है, उसके बाद टाइम, समय पता होना चाहिए कि क्या होता है, और उसके बाद अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होता है। ये चीज जब क्लियर हो जाएंगी उसके बाद बात करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलूंगा, हर चीज आपको बताता हुआ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझ पाए। तो बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है, किसी आदमी को पैसे की जरूरत है, वो एक साहूकार के पास गया और उससे कहा कि मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, मुझे आप 100 रुपये की जरूरत है और मैं उस पर जितना भी ब्याज आप बोलोगे मैं आपको ब्याज दे दूंगा। तो जितने रुपए उसने ब्याज पर लिए, यह साहूकार ने जितने रुपए ब्याज पर दिए, जैसे कि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं इसमें कितने रुपए दे रहा है, 100 रुपये। कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपये। तो ये जो ब्याज पर दिए या लिए गए पैसे होते हैं, इसी को बोलते हैं मूलधन। जितने भी ब्याज पर पैसे लिए या दिए गए होते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश के अंदर प्रिंसिपल। साहूकार के पास गया, मुझे 100 रुपये की जरूरत है, 100 रुपये साहूकार ने दिए, तो साहूकार ने 100 रुपये दिए, दूसरे बंदे ने 100 रुपये लिए, तो जितने रुपये लिए या दिए वो क्या होता है, मूलधन, इंग्लिश में बोल देते हैं प्रिंसिपल। अब मूलधन के ऊपर साहूकार ऐसे तो पैसे देगा नहीं, तो वो क्या कहेगा कि मैं आपको 10% पे पैसे दूंगा। 10% का मतलब कि अगर आप मुझसे 100 रुपये लेके जा रहे हो तो 1 साल के अंदर आपको इस पर 10% ज्यादा मुझे देने पड़ेंगे। जब आप मुझे लौटाओगे 1 साल के बाद तो आप 10% ज्यादा दोगे। 10% का मतलब कि 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 10 रुपए। तो जितने मैं तुम्हें दे रहा हूं उससे 10 रुपए तुम्हें मुझे फालतू देने पड़ेंगे। और वो किस रेट से देने पड़ेंगे, 10% की रेट से। तो जिस रेट से ये 10% जो उसको फालतू देने पड़ेंगे, ये हो जाती है रेट। 1 साल के बाद जितने % उसको फालतू देने पड़ेंगे वो हो जाती है रेट। तो 10% फालतू देने पड़ेंगे तो ये 10% हो गई रेट। जैसे कि हमारे गांव में या देहात में बोलते हैं कि 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा। तो वो 5 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या है कि 5 रुपये देने पड़ेंगे 100 पर, यानी कि 5% का ब्याज। तो जिस परसेंटेज पे हम
प्रिंसिपल लेते हैं उसको रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। समय, जितने समय के लिए ले रहे हैं, साहूकार के पास गए कि 1 साल के लिए ले रहे हैं या 2 साल के लिए ले रहे हैं या 3 साल के लिए, वो क्या हो जाएगा हमारा समय। मिश्र धन क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा कि 1 साल के बाद मान लो मैंने 100 रुपये तो दिए थे और 10 रुपये मुझे ब्याज के मिल गए, तो टोटल मुझे जो मिलेंगे कितने मिल जाएंगे, 110 रुपये। तो ये जो 110 रुपये है यही हो जाएगा हमारा अमाउंट, इसको भी बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मिलकर क्या हो जाता है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। उम्मीद करता हूं ये 4 चीज आपकी समझ में आई होंगी कि प्रिंसिपल किसको कहते हैं, रेट किसको कहते हैं, अमाउंट किसको कहते हैं और टाइम किसको कहते हैं। इन 4 चीज को समझने के बाद फिर हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसको मैं अब यहां से साफ कर देता हूं और बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये जब ब्याज पर जो पैसे दिए जाते हैं, 2 तरह से ब्याज पर पैसे दिए जाते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। मान लो किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पर 100 रुपये लिए हैं और अगर उसने 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं और 10% की रेट से लिए हैं, तो इसका मतलब है कि 1 साल बाद वो कितने रुपए इसको देगा, 1 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये। 100 रुपये पे 1 वर्ष बाद 1 वर्ष का ब्याज कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। अगर मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये, रेट कितनी है, 10%। 10%। जब अगले साल की बात आएगी, सेकेंड ईयर की जब बात आएगी, तो फिर सेकेंड ईयर में फिर इससे कितने रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपये। सेकेंड ईयर में फिर कितने रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपये। पहले साल 100 रुपये पे 10 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे साल भी 100 रुपये पे 10 रुपये मिल जाएंगे, तीसरे साल भी 100 रुपये पे 10 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो ब्याज लगता है जो सिर्फ मूलधन के ऊपर लगता है, पहले बार भी मूलधन पे लग रहा है 10%, दूसरे साल भी मूलधन पे लग रहा है 10%, तीसरे साल भी मूलधन पे यानी प्रिंसिपल पे ही लगेगा 10%। इस तरह का जो इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ मूलधन पे लगता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले साल किसी ने 100 रुपये किसी से ले लिए, तो 1 साल बाद इसके पास कितने रुपए आएंगे, 10 रुपये ब्याज के आ जाएंगे। जब अगले साल की बात होगी, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, लेकिन जब सेकेंड ईयर की बात आएगी कि सेकेंड ईयर में जब आएगी तो मूलधन पे से तो 10% के हिसाब से 10 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ साथ इस ब्याज पे से भी 10% के हिसाब से यानी कि 1 रुपये मिल जाएगा। 10 रुपये का 10% 1 रुपये। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 रुपये मिल जाएगा। यहाँ 2 साल में पहले साल भी 10 रुपये मिल रहे थे, दूसरे साल भी 10 रुपये मिल रहे थे। यहाँ पहले साल 10 रुपये मिले हैं, दूसरे साल 11 रुपये मिले हैं। तो ये 11 रुपये क्यों मिलेगी, क्योंकि ये जो पहले साल का ब्याज था इस पे भी हमारा इंटरेस्ट लग गया 10% का ही, इसीलिए इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलाकर 1 रुपये ब्याज का बैठा। तो यहाँ दूसरे साल में 11 रुपये इंटरेस्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है। तो दोनों में यही अंतर है कि अगर हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां जैसे यहाँ 10 रुपये के ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगा दिया था, 1 रुपये मिल गया था। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अगर सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बात हो गई इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कि सिर्फ मूलधन के ही ऊपर, प्रिंसिपल के ही ऊपर ब्याज लगे तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बात करते हैं अब इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर एक बार हम नजर मार लेते हैं।
तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल देगा 2 साल का ब्याज बताइए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। दो साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा। एक फॉर्मूला मैं ऐसा आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आपसे कितने भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले आप बता सकते हो। मोस्टली जो पेपर में आता है 2 साल या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पर हमसे कैलकुलेट कराता है। रेयर सिचुएशन में 4 और 5 साल का दे देगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ईयर का क्वेश्चन आ भी जाए तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला एक बताने वाला हूँ जिससे आप जितना मर्जी जितने साल का चाहें उतने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। फिर मंथ्स में दे देगा, CI निकालने के लिए मंथ्स में दे देगा कि 3 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 6 महीने का बताइए, 4 महीने का बताइए, 9 महीने का बताइए। फिर दिन में दे देगा, जैसे कि 73 दिन का बताइए, 140 दिन का बताइए, 219 दिन का बताइए, यहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ, 292 दिन का बताइए कि 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 140 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 219 दिन का कितना होगा, 292 दिन का कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। या इस तरह से दे देगा कि 2 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, या इस तरह से दे देगा कि 1 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अब ये जो दिन होते हैं आपसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा वो 73 दिन का पूछेगा, 140 दिन का पूछेगा, या 219 का पूछेगा, या 292 का। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, आपको सिर्फ यही दिन मिलेंगे जिनका आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा रहा होगा। और सिर्फ इन्हीं दिनों को पूछने का एक रीज़न है, और रीज़न क्या है कि हमारे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन हमारे पूरे एक साल में होते हैं, और इस 73 से ये 365 पूरा कट जाता है 5 बार। इस 365 को 73 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार पूरा का पूरा कट जाएगा। ये 365 73 से पूरा कट रहा है, इसीलिए या तो 73 दिन का पूछता है, या 73 का ही मल्टीपल है 140, या 73 का ही मल्टीपल है 219, या 73 का ही मल्टीपल है 292। तो इसीलिए इन डिजिट्स को लेता है, या तो 73 दिन का, या 140 दिन का, या 219 दिन का, या 292 दिन का आपसे इंटरेस्ट पूछता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इनसे ही पूछे, आपसे कितने भी दिन का पूछे, आपसे पूछने लग गया 90 दिन का, 120 दिन का, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। वो सारी की सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आप कोई भी बुक उठाकर देखोगे, किसी भी राइटर की कोई भी बुक उठाकर देखोगे, तो आपसे मोस्टली बस यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ रखा होगा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 3 साल का बताइए, 4 साल का बताइए, 5 साल का बताइए। महीने में पूछ रखा होगा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, या दिनों में पूछ रखा होगा 73, 140, 219 और 292, या इन दोनों का, इन सबको मिक्स करके कि 2 साल 6 महीने का बताइए, 1 साल 6 महीने का बताइए, या फिर मंथ्स को, इसको ईयर को और दिन को एक साथ कंबाइन करके पूछ लेगा कि 2 साल 73 दिन का बताइए, 2 साल 140 दिन का बताइए, 1 साल 73 दिन का बताइए। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन मिलाकर आपका CI पूछ सकता है। तो CI निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, 2 साल से या 3 साल के अंदर से। लेकिन बहुत रेयर केस है कि 4 और 5 साल के भी। बात करते हैं दिन की, तो दिन में आपसे 73, 140, 219 और 292 ही पूछेगा, क्योंकि 73 से 365 पूरा का पूरा कट जाता है, और एक साल में 365 दिन मानते हैं, इसीलिए ही 73 से होता है। कोई भी आप बुक उठा के देखोगे सिर्फ यही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इसके बाद क्या पूछता है आपसे, रेट पूछता है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, रेट निकालने वाले।
और रेट निकालने के लिए भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। आपको डिफरेंस दे देगा, 2 साल का 3 साल का पूछेगा रेट कितना है, प्रिंसिपल दे देगा और पहले साल का आपको एसआई दे देगा, रेट पूछ लेगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रेट पूछने में भी आते हैं कि एक धन मान लेते हैं इतने दिनों में इतने गुना हो गया, फिर इतने गुना हो गया तो रेट क्या है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछेगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको रेट से रिलेटेड कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो टाइम पूछ लेता है, टाइम से रिलेटेड। चौथे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो अमाउंट पूछ लेता है कि कितना अमाउंट हो जाएगा। पांचवें टाइप के जो क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछता है प्रिंसिपल पूछ लेता है। छठे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछता है सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ लेता है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर बहुत ही वैरायटी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बहुत वैरायटी हैं, इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और सबसे पहले हमारा है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 6 तरीके हम यूज करते हैं। मैं आपको 6 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा कि किस तरह से 6 तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन फिर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये 6 तरीके सिखाने का मेरा मोटिव क्या है कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो आपके पास हर तरह का हथियार है। आपके सामने जैसा भी आपके सामने एनिमी आएगा, उस पर कौन सा हथियार चलाना है ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर आपको 6 तरीके बता रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अपना दिमाग लगाकर ये सोचना है कि मेरे पास ये 6 हथियार हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, तो मैं कौन से एक तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकता हूं। तो ये तो देखो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सिखा सकता हूं कि 6 तरीके में से कौन कौन से होते हैं, उसके बाद कौन से क्वेश्चन पे कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है वो मैं यहाँ बताऊंगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि मुझ पे 6 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने के आते हैं, तो मैं कौन सा तरीका लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकता हूँ। और वो आएगा प्रैक्टिस के साथ। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप जो इजीली क्वेश्चन डिसीजन मेकर बन जाओगे कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन सा तरीका यूज करना है। तो 6 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 साल के लिए। तो सिंपल मैं बोल रहा हूं कि ये आपकी बेसिक क्लास है, इसमें मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स नहीं लेने वाला हूं। सिंपल से मैं इसमें डिजिट्स लेने वाला हूं, क्योंकि जब बेसिक क्लास के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे, वहां पर हम जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे सोल्व करेंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले हम पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालें तो निकाले कैसे। अगर 2 साल के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं किस किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम फिगर लूंगा मैं बिल्कुल सिंपल अभी समझाने के लिए। उसके बाद जो एक्चुअल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो लूंगा। तो मान लेते हैं मेरे पास 10,000 रुपये थे, प्रिंसिपल कितना हो ले लेते हैं 10,000 रुपये, रेट लेता हूं 10% की रेट से, और बात कर रहे हैं अभी सिर्फ 2 साल निकालने के लिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो टाइम हमारा 2 साल है और हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहां मैं लिख देता हूं। आपको एक तरीका मैं बताऊंगा, उसमें कुछ कोड याद आपको रखने पड़ेंगे। जैसे 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1, 6 साल के लिए 6 15 20 15 6 1। इस तरह से आगे भी जितने भी साल के लिए निकालने हैं ये कोड हम बना सकते हैं। ये कोड कैसे बने हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ कि ये कोड कहाँ से आए। रटना कुछ नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रटना है।
मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिक कहाँ से बनी है। मैं यही आपसे बोल रहा था कि आप इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप किसी को पढ़ाने लगो। आपको समझने भी चीज़ इसी तरह से है कि आप किसी दूसरे को समझा सको, पढ़ा सको। और जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करते हो कि मैं किसी को पढ़ा सकूं, तो आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो और बड़े ही ध्यान से उसको देखते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से ये सब कर रहे हैं, क्या इसमें दिमाग लगाया गया है, वो सारी की सारी चीज़ आप देखने लगते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक क्लास करा रहा हूँ बिल्कुल। और बेसिक क्लास में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन सी ट्रिक कैसे बनी। जैसे कि ये ट्रिक है, ये कोड्स, इस ट्रिक को हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यूज़ करेंगे और ये ट्रिक कहाँ से आई, सारी की सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक एक चीज़। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, रेट है 10% और टाइम कितना है 2 साल के लिए। अभी हम बात करेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, महीने के लिए, दिन के लिए बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम 2 साल के लिए कि 2 साल का अगर मुझको CI निकालना है तो किस तरह से हम CI निकाल सकते हैं। 5-6 तरीके मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। 6 तरीके से हम इसको बताने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से, जैसा कि हमको छेद के पीट के हमारे टीचरों ने सिखाया हुआ है एक फॉर्मूला कि बेटा अगर तुझे CI निकालना है तो CI के लिए तुझे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखना पड़ेगा तो कल तुम्हारी फिर से धुनाई होगी और तब तक धुनाई होती रहेगी जब तक कि आप CI का फॉर्मूला मुझे नहीं बता देते हो। इसी तरह से हमने सीखा था, इसी तरह से शायद आपने भी, बहुत से लोगों ने यह फॉर्मूला सीखा होगा, जबरदस्ती पीट कर सीखा होगा। फॉर्मूला क्या है? CI बराबर P ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपॉन 100 की पावर T और -P। फॉर्मूला सिर्फ हमारा इतना सा है कि CI जो होता है हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + रेट अपॉन 100 की पावर T यानी टाइम माइनस P, जहां पर P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट, T का मतलब है टाइम और P का मतलब है प्रिंसिपल। इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हम रखते हैं और हमारा CI आ जाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल की जगह कितना रखेंगे? 10,000। 1 प्लस रेट कितना है? 10 बटे 100 की पावर T कितना है हमारा? 2 साल माइनस P कितना है भाई? 10,000 रुपये। यहां तक समझ में आई भाई? सोल्व करते हैं इस 0 से तो ये 0 कट गई, यहां पर 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट के अंदर 11 बटे 10 की पावर 2 माइनस 10,000। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे तो 11 बटे 10 और कितने बार लिखेंगे? पावर 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, 11 बटे 10 और माइनस 10,000। इस 2 0 से ये 2 0 कट गई, 11 11 121, बाद में कितने 0 आ जाएंगे? 2 0 और माइनस 10,000। तो जब हम 12,100 में से 10,000 घटा रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा 2100 रुपये। तो हमारा जो CI आएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा 2100 रुपये। ये तो तरीका वो है जो इस फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि CI का फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। ये फॉर्मूला हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, हमारे गुरुजनों द्वारा हमको छेद कर पीट कर ये फॉर्मूला हमें सिखाया जाता है कि बेटा याद कर, CI इस तरह से निकालते हैं, बेटा याद कर कि CI इस तरह से निकालते हैं। तो पहला तरीका फॉर्मूला यूज करके, फर्स्ट टाइप। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। दूसरा तरीका, अब मैं इसको सारे को ही रफ कर देता हूं क्योंकि 3 4 5 6 और इनकी बात बाद में करेंगे, पहले 2 साल के लिए बात है, ये आपने बात समझ ही ली है तो मैं इस सबको रफ कर रहा हूं अभी। सेकंड टाइप इसका, सेकंड टाइप इस 10% को फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 बटे
10। जिस पे तोड़ना नहीं आता है, इस तरह से 10% अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो ये परसेंट का चिन्ह हमें हटाना है। अगर परसेंट हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगी तो आ जाएगा हमारा 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। अब 10,000 का इस 1/10 का मतलब क्या है कि पहले साल में 10 रुपये पर कितना का ब्याज मिल जाएगा? 1 रुपये का। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 11/10। दूसरे साल में भी कितने हो जाएंगे? 11/10। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 11 11 121, यानी कि 12,100 रुपये। यानी कि अगर 10,000 रुपये दिए थे तो मिल कितने गए? 12,100 रुपये। तो जो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो एक्स्ट्रा कितने मिले हैं? तो आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि 12,100 में से माइनस कर दो 10,000, तो कितने एक्स्ट्रा मिले हैं? 2,100 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? SI, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करना है दूसरे टाइप में? जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में तोड़ो 1/10। तो 10,000 का पहले साल 11/10 मिलेगा, दूसरे साल भी 11/10 मिलेगा। सोल्व करेंगे तो 12,100 रुपये मिल जाएंगे। इसको जब फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलकर कितने हो जाएंगे? 11। यानी कि पहले साल कितने मिल जाएंगे? 11/10। दूसरे साल भी कितना मिल जाएगा? 11/10। सोल्व करेंगे तो 12,100 रुपये। अब 10,000 हमने दिए थे, 12,100 रुपये हमें मिले, तो कितने एक्स्ट्रा मिले हैं? 2,100 रुपये। और यही हमारी क्या है? CI। तो दूसरा तरीका करने का, इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़कर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका जो होगा, आज तक आपने जहां भी पढ़ा होगा CI, अगर आपने पहले पढ़ रखा है SI, तो आपको किसी भी टीचर ने सिर्फ यही तरीके बताए होंगे, इससे एक्स्ट्रा एक भी तरीका आपको नहीं बताया होगा। तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप, वो किस तरह से यूज करेंगे हम थर्ड टाइप के लिए? कि वो ये 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/10। इस 1/10 का मतलब है कि अगर पहले साल 10 रुपये थे तो 1 रुपये का ब्याज मिलकर कितने हो गए भाई? 11। दूसरे साल भी 10 रुपये से कितने बन गए? 11। 10 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज का मिल गया तो कितने हो जाएंगे? 11। दूसरे साल भी 10 से कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि रेट तो 10% ही है, तो चेंज होनी नहीं है। तो यहाँ पर कर दो भाई गुना 10 धाम 100, 11 11 121, यानी कि 100 रुपये से कितने हो जाएंगे? 121। तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 21 रुपये फालतू बढ़ जाएंगे। तो ये जो ये संख्या होती है, ये हमेशा हमारी प्रिंसिपल होती है कि 100 रुपये दिए थे और मिल कितने गए? जो हमें मिले हैं वो होती है हमारी अमाउंट। मिल गए हमें 121, तो कितने फालतू मिले हैं? 21। और जो ये होते हैं हमारे CI कितना मिल गया? 21। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने 100 रुपये ना दे कितने रखे हैं? 10,000। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे 100 से, तो 2,100 रुपये। तो CI कितना हो जाएगा? 2,100 रुपये। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो यहाँ पर गुणा कर देते 100 से, तो कितना हो जाता? 12,100 रुपये। तो ये हमारा हो जाता अमाउंट। तो तीसरा तरीका करने का ये है कि 10% को फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन आ गई 1/10, यानी कि 10 रुपये पे कितने का ब्याज मिल जाएगा? 1 का। यानी कि 10 रुपये देंगे, अगले साल कितने मिलेंगे? 11 रुपये। अगले साल भी 10 रुपये देंगे, कितने मिल जाएंगे? 11। यानी कि 10 से 11, 10 से 11 गुणा कर देंगे तो 100 से 121। ये हमेशा अमाउंट प्रिंसिपल होता है, ये हमेशा अमाउंट होता है। तो 100 से कितने मिल गए 2 साल बाद? 121। कितने फालतू मिले हैं? 21। और ये जो 21 आया है यही हमारा क्या है? CI है। अब ये 100 ना दे के क्वेश्चन के हिसाब से दे कितने रहे हैं? 10,000। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो 1 यूनिट की कितनी हो गई? 100। तो 21 यूनिट की कितनी हो गई? 2100। तीसरा तरीका हमारा ये है। अच्छा, बहुत से मेरे दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा, आपने बहुत टीचर्स की वीडियो देखी होगी, किसी टीचर्स के पास आप पढ़े भी होंगे, कहीं कोचिंग मिली होगी,
जो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम इनकी गुणा कर देते हैं और यहाँ भी गुणा कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं कि 10 पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तो 2 साल में 20 से और 22 होने चाहिए थे, जुड़ने ही तो चाहिए थे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई इनकी गुणा करो कि 100 से कितने हो जाते हैं 121। तो इनकी गुणा क्यों करते हैं, जोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि पहले साल 10 से 11 हो गए, दूसरे साल भी 10 से 11 हो गए, तो 2 साल में 10 और 10 20 से 11 और 11 22 होने चाहिए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करो कि 10 से 11 10 से 11 तो मल्टीप्लाई 100 से 121। इसी तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया जाता है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते क्यों हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आगे आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। एक एक चीज आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि इनकी गुनाई क्यों करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आगे आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो तीसरा तरीका हमारा हो गया ये कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से कितने हो जाएगा 121। ये है थर्ड टाइप हमारा। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे कि नेक्स्ट टाइप से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और फोर्थ टाइप है हमारा इफेक्टिव परसेंटेज से। फोर्थ टाइप है इफेक्टिव परसेंटेज से। फोर्थ टाइप है इफेक्टिव परसेंटेज से। इफेक्टिव परसेंटेज कैसे कि जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था, मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं 12-13 वीडियो हैं शायद प्रॉफिट एंड लॉस की, वो मैंने डाल रखे हैं। उसमें मैंने जब डिस्काउंट आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कंबाइंड डिस्काउंट निकालना। इसी तरह से कंबाइंड इसी तरह से कंबाइंड इफेक्टिव परसेंटेज निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो मैं बता देता हूं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस a गुणा बी और बटे 100, कि मैं 2 साल की डायरेक्टली कंबाइंड परसेंटेज निकाल लेता हूं 10% की। यहां फॉर्मूला में रखेंगे तो 10 जमा 10 गुणा 10 और बटे 100। 2 जीरो से ये 0 कट गई, 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि 10% की 2 साल के लिए जो कंबाइंड इफेक्टिव परसेंटेज जो आ गई वो क्या आ गई हमारी 21%। इस इफेक्टिव परसेंटेज को निकालने का फायदा क्या हुआ कि इस 10,000 का डायरेक्ट 21% निकाल दो। 21% जब हम इसका निकाल रहे होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2100 रुपये। तो यही क्या है हमारा CI। करना क्या है कि जो भी हमारी परसेंटेज दे रखी है उसकी 2 साल की इफेक्टिव परसेंटेज निकाल दी है और इफेक्टिव परसेंटेज निकालकर डायरेक्ट जितना भी हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसका उतने ही परसेंट निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा CI। जैसे कि यहाँ मैंने 10% की 2 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकाल ली और वो कितने आ गई 21%। तो 10,000 का मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली 21% निकाल देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 2100 और यही हमारा क्या है CI है। यह है हमारा फोर्थ तरीका करने का। अब इस इफेक्टिव परसेंटेज को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटे 100। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूँ इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का कि इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि मुझे 2 की निकालनी है कि 2% की 2 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज कितनी होगी, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 अंक लिखने हैं तो 2 दूनी 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.4, पॉइंट लगाऊंगा और इसका दुगना कर दीजिए, 2 दूनी 4। तो इसके लिए जो इफेक्टिव परसेंटेज आ गई वो कितनी हो जाएगी 2 साल के लिए 4.04%। जैसे मैं 3 साल के लिए निकालनी है, वो 3% की निकालनी है 2 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज, तो क्या करूंगा इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9, लेकिन 2 अंक लिखते हैं तो 0 9 लिख सकता हूं इसको, और यहाँ पर 3 का दुगना 3 दूनी 6, पॉइंट के इधर इसका दुगना, तो यहाँ पर इसकी 2 साल के लिए इफेक्टिव परसेंट कितनी आ जाएगी 6.09%। जैसे मुझे 4 के लिए लिखनी है, 4% की इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16,
पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से इधर इसका दोगुना, 4 दूनी 8। तो ये आ गई इसकी इफेक्टिव परसेंटेज 2 साल के लिए 4% की। जैसे मुझे 5% की निकालनी है तो 5% की क्या हो जाएगी, 5 पंजे 25, और पॉइंट से इधर यहां पॉइंट लगाएंगे, 25 के बाद यहां पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से इधर जस्ट इसका दोगुना, तो 5 का दोगुना 10। तो ये आ जाएगी 5 साल की इफेक्टिव परसेंट 10.25, 25%, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट है। इस इफेक्टिव रेट को निकालने का फायदा क्या है, जैसे हमसे कहने लगे क्वेश्चन में कि 10,000 रुपए हैं, 5% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो अब की इस बार रेट क्या दे रखी है, 5%, समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। तो मैं क्या काम करूंगा कि 5% की 2 साल की इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लूंगा, और वो मुझ पे इजीली आती है कि 5 का स्क्वायर करूंगा 25, पॉइंट लगाऊंगा इधर 5 का दुगना यानी 10, तो इफेक्टिव परसेंटेज कितने आ गई, 10.25। तो अब मैं डायरेक्ट क्या काम करूंगा कि 10,000 का कितना 10.25% निकालूंगा। 25% हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इस दशमलव को हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1025 रुपये। तो इफेक्टिव परसेंटेज निकालकर हम डायरेक्टली जो भी हमारा प्रिंसिपल दे रखा है उसका उतने ही परसेंट निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ये आ गया हमारा CI। इसीलिए हम इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। अब जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ इफेक्टिव परसेंटेज निकालते कैसे हैं। 5 तक की आपकी समझ में आ गई। जैसे मैं बोलने लगूँ कि 6% की बताइए कि 6% की कितनी होगी, तो 6 का जस्ट स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहां पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से इधर 6 का 2 गुना 12, तो ये आ गई इसके लिए 12.36 इफेक्टिव परसेंटेज 6% के लिए। कितने साल की बात हो रही है, अभी सिर्फ 2 साल की बात हो रही है। जैसे मुझे 7% की निकालनी है तो 7.49 दूनी 14%। जैसे मुझे 8% की निकालनी है तो 8 64, और इधर 8 दूनी 16%। जैसे मुझे 9 की निकालनी है तो 9 का स्क्वायर 81, पॉइंट लगाएंगे इधर 9 का 2 गुना 9 दूनी 18%। जैसे मुझे 10 की निकालनी है कि 10% की कितनी होगी, तो 10 का स्क्वायर 100, यहां पर इस तरह से लाइन खींचिए, यहां अगर आपको ये लाइन खींचनी है, और 10 का दुगुना 20। अब यहां पे जो लेने हैं लास्ट के 2 ही डिजिट लेनी है, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 00, और जो बच जाए उसे आगे कैरी करके ले जाओ और यहां जोड़ दो। सॉरी यार, 10 का दुगुना 20 होगा, और यहां पे ये 1 कैरी होकर आगे आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 21, और पॉइंट इधर कितना बच रहा है हमारा 1%। सॉरी, गलती हो गई भाई, इधर कुछ नहीं बच रहा है, 1 आगे कैरी होकर आ गया, तो 20 और 1 21.00% आ जाएगी। 10 की जो इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 21.001। समझ में नहीं आता तो 11 का निकाल के देख लेते हैं, 11 का बता देते हैं। करना वही है कि पॉइंट के इधर स्क्वायर, ये हमेशा स्क्वायर, और यहां पॉइंट लगाएंगे ये 2 गुना x की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, जो मर्जी वो रख दो, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2x.x²। तो अगर मुझे 11 की निकालनी है तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, लाइन खींच दो इस तरह से, फिर यहाँ 11 दूनी 22, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 22। लेकिन हमें लास्ट में कितने डिजिट रखनी है, सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, इसलिए यहाँ पे तो ये 2 डिजिट रह जाएंगे, ये जो 1 बच गया है इसे आगे कैरी करके ले आओ और यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 और 1 23 पॉइंट। कितने डिजिट बढ़ रही है यहाँ 2 और 1, तो 11% की जो इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 23.21% हो जाएगी। जैसे कि मैं करने लगूँ 12% की, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, और अगर सीख चुके हैं तो अपने हाथ से ये सब निकाल के देखिए कि 5% की किस तरह से निकालेंगे, 11% की किस तरह से निकालेंगे। ये 2-3 परसेंटेज और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे 12% की इफेक्टिव रेट निकालनी है कि 12% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो 12% की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए
12% की मुझे इफेक्टिव रेट निकालनी है कि कितनी होगी। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, लाइन खींचिए, 12 का 2 गुना कर दीजिए 24। लेकिन यहां कितने अंक रखने हैं? सिर्फ लास्ट के 2 अंक। ये जो 1 है ये आगे कैरी हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। तो 24 और 1 25 पॉइंट, लास्ट के 2 44। तो 12% की 2 साल के लिए इफेक्टिव कितने हो जाएगी? 25.44। जैसे मुझे 13% के लिए निकालनी है कि 13% के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी। 13 का स्क्वायर 169, लाइन खींचेंगे, 13 का 2 गुना 26, लास्ट के 2 अंक रखने हैं, इस 1 को आगे कैरी करके ले जाइए 1। तो 26 और 1 27.69%। तो 13 के लिए इफेक्टिव परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 27.69%। उम्मीद करता हूं कि आप ये सब चीज सीख चुके होंगे और आप ये सब चीज एक बार खुद अप्लाई कीजिए और आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 4th तरीका मैंने आपको बता दिया इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के, कि इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे। अच्छा, इसका यूज ना हम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे कि जब 2 साल का 3 साल का डिफरेंस दे रखा हो सीआई और एसआई का, तो हम किस तरह से इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, वो सारी चीज भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ये सारी की सारी चीज आप फिलहाल ये चीज सीखते रहिए कि आप इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो, एक बार वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर खुद प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। वैसे तो उम्मीद कर रहा हूं जितने आराम से मैं आपको समझा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप हमारा 5वें टाइप से हम किस तरह से सीआई निकाल सकते हैं। ये 4th नंबर था इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के, कि इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के हम किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारा 5वां ट्री मेथड। 5वां तरीका ट्री मेथड। यहां पर मैं 10% ही ले लेता हूं। ट्री मेथड में क्या करते हैं कि ये जो परसेंटेज होती है इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। अब हम प्रिंसिपल 10,000 रुपये नहीं लेंगे, अब हम प्रिंसिपल अपने आप से मानेंगे कि हम अपना प्रिंसिपल मानेंगे, और हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो नीचे संख्या आएगी उसके ऊपर जितने भी साल हैं वो पावर लगा दीजिए 2। तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 रुपये। अब प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया है? 100 रुपये मान लिया है। प्रिंसिपल कैसे मानते हैं कि हम अपने तरफ से कैसे प्रिंसिपल मानते हैं? जो भी परसेंटेज होगी उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। जैसे 10% को कर लिया 1/10, जितने भी टाइम दे रखा होगा उसकी पावर यहां लगा दीजिए। तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 रुपये मान लिया मैंने प्रिंसिपल। जैसे मान लेते हैं यहां पर परसेंटेज 5% होती, तो 5% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20, और 20 की पावर क्या लगा देते हैं हम? 2। प्रिंसिपल जो हम लेते वो क्या हो जाता? 20 की पावर 2 यानी कि 400। 2 ही क्यों लिया है? क्योंकि ईयर कितने हैं हमारे? 2 साल। अगर ईयर 3 साल होते तो 3 ले लेते, यहां पावर 3 हो जाती। ईयर अगर 4 साल होते तो यहां पर पावर कितनी हो जाती? 4 साल। पावर यहां पर उतनी रहेगी जितने ईयर है। यहां हम 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ 2 पावर 2 ही लगाई है। तो जब भी हमें अपना प्रिंसिपल खुद मानना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको साइड कर देंगे, हम अपना प्रिंसिपल मान के खुद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों क्वेश्चंस की। तो मैं जो प्रिंसिपल मानूंगा इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 आ गया। प्रिंसिपल जो मैं मानूंगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल मेरा होगा कि जो भी नीचे संख्या आ रही है, जैसे यहां पर 10 आ रही है, तो 10 की जो पावर होगी, जितना भी टाइम दे रखा है वो होगी, और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो मेरी जो प्रिंसिपल होगा 10 की पावर 2 यानी कि 100 रुपये में मान लूंगा मेरा प्रिंसिपल है। यहां पर प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, लेकिन मैंने कितना माना है? 100 माना है। बाद में कंपेयर करके सोल्व करेंगे, आप देखते रहिए। सिर्फ अगर मैंने 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और मैंने कहा कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रखे हैं, और हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो इस चीज को समझिए कि पहले साल फर्स्ट ईयर में 100 रुपये पे से 10% यानी कि 1/10, 100 का 1/10 निकाल लेंगे तो कितने भाई? 10 रुपये आ जाएंगे ब्याज के। लेकिन दूसरे साल की जब बात आएगी यहां पर, तो दूसरे साल भी इस पे से 1/10 आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये आ जाएंगे इस पे से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज। तो इसका जो ये वाला ब्याज था इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका 1/10,
यानी कि 1 रुपये। यह है हमारा ट्री मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे निकलने वाले हैं, इसलिए इसी को समझिए। दोबारा समझाता हूँ। मान लेते हैं मैं साहूकार हूँ, ब्याज का मेरा काम है, ब्याज पे पैसे देता हूँ। कोई मेरे पास आया 100 रुपये लेने के लिए, मैंने उसे 100 रुपये दे दिए। अब मेरा दिमाग चलता है कि जो इससे ब्याज आएगा मैं उसको भी ब्याज पे उठा दूंगा, तो मेरे पास 2 जगह से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो यही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने 100 रुपये दे दिए, वक्त बीत गया, मैंने एक नौकर उगाई के लिए रखा हुआ है, मैंने उससे कहा कि जा भाई 100 रुपये मैंने उसको दे रखे हैं, तो उससे इंटरेस्ट लिया। उसने कहा कितने से लेकर आना है, मैंने कहा 10% से लेकर आना है। तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये उसने लाकर मुझे दे दिए। ये 10 रुपये मैंने किसी और को दे दिए। ब्याज जो था, जो ब्याज आया वो ब्याज मैंने किसी और को दे दिया समझाने के लिए, तभी तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा मुझे। मेरे पास जो ब्याज आया मैंने वो भी ब्याज पर दे दिया, तभी तो मेरे पास ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। इसका जो ब्याज आया इसके ऊपर मुझे तभी तो ब्याज मिलेगा, मैंने ये फिर दे दिया। तो ये 10 रुपये मैंने दे दिए। पहले साल बात खत्म हो गई। जब बात आई दूसरे साल की, तो मैंने फिर नौकर से कहा कि जा भाई ब्याज उगा के लेके आ। तो नौकर गया इसके पास और ला के मेरे को 10 रुपये दे दिए कि ये लीजिए। 10 रुपये लेके आ गया। मैंने कहा और, कहने लगा और कहाँ से आने हैं? मैंने कहा कि जब मैंने तुझसे कहा था कि जो मेरे पास ब्याज के पैसे आएंगे वह मैं किसी और को दे दूंगा, तो उस दूसरे से भी लेकर। तो नौकर के याद आया, अच्छा आपने 10 रुपये दे रखे थे किसी दूसरे को, इस 10 रुपये से भी मुझे लेके आने हैं। तो इस पे से भी ले आया 10, और इस पे से 10% निकालेंगे। 10 का जब 10% यानी 1/10 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 रुपये। तो दूसरे साल में जो भी आ जाएगा 10 और 1 11 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है कि ये जो हमारी पहली लाइन होती है ये हमारी SI होती है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, जो सिर्फ मूलधन पे ही लगता है। तो मूलधन क्या था हमारा? 100 रुपये। तो 100 रुपये पे ये लगे थे, 100 रुपये पे ही ये लगे हैं। तो ये सिर्फ ब्याज जो है ये सिर्फ 100 रुपये पे लग रहा है, मूलधन पे लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि पहली लाइन हमेशा क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट की होती है। अगर मैं सारी को जोड़ दूं 10 और 10 20 और 1 21। अगर SI की बात करूं मैं तो कितने यूनिट है? 20 यूनिट है। अगर मैं CI की बात करूं तो जितने भी ये आ रहे हैं सबको जोड़ दो, 10 और 10 20 और 1 21। तो CI कितना हो गया हमारा? 21 यूनिट। पहली लाइन को छोड़कर, पहली लाइन में जितनी भी आ जाएंगे उन सबको छोड़कर नीचे की सारी लाइनों को अगर हम काउंट कर देंगे तो CI और SI का डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। पहली लाइन को छोड़कर कितना बचा हुआ है? सिर्फ हमारा 1। वैसे भी CI कितना है? 21। SI कितना है? 20। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। तो मैं इस चीज़ को यही आपको बता रहा हूँ कि पहली लाइन को छोड़कर नीचे जितनी भी संख्या आती हैं, जितनी भी यूनिट्स आती हैं, वो सब क्या होती हैं? CI और SI का डिफरेंस होती हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया? CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 1। ये सभी चीजें जाकर यूज होने वाली हैं आगे। तो अब मैं कहने लगूं कि SI तो मुझे 20 मिले हैं, CI मुझे 21 मिले हैं, और CI SI का डिफरेंस 1 मिला है। कब मिले हैं? जब मेरा प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये था? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से 10,000 था। तो ये 100 यूनिट किसके बराबर हैं? 10,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये हो गई तो मुझसे पूछने लगे कि SI बताइए कि SI कितना होगा। तो SI कितना है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू गुना 100 यानी कि 2000 रुपये। CI पूछने लगे तो 21 यूनिट यानी कि 21 गुना 100 यानी कि 2100 रुपये। CI और SI का मुझसे डिफरेंस पूछने लगे तो 1 यूनिट यानी कि गुना 100 यानी कि 100 रुपये। गुना 100 यानी कि 100 रुपये। तो ये है हमारा ट्री मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से निकल के आएंगे, इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करते हैं? कुछ भी आपको वैल्यू दे रहा है सॉरी कुछ भी आपको वैल्यू दे रखी है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़िए, 1/10। जो भी नीचे संख्या आएगी उसकी पावर उतने ही लगाइए जितना कि टाइम दे रखा है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर टाइम 73 दिन दे रखा होता
या टाइम 6 महीने दे रखा हो तो क्या लगाते हैं यहाँ पे। तो आएंगे धीरे धीरे उन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, पेशेंस बनाकर रखिए। अभी आपको मैं सिर्फ 2 साल के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ 2 साल के लिए पढ़िए, फिर 3 साल के लिए, फिर सारी की सारी मैं आपकी डाउट्स क्लियर करता हुआ चला जाऊँगा। एक लेक्चर में पूरी वीडियो खत्म नहीं होने वाली है। इसके अंदर मैंने बताया था बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप को पकड़ेंगे, उसकी एक एक परत को खोलते हुए चलेंगे, अच्छी तरह से उसको समझते हुए चलेंगे। जब वो कंप्लीट, फिर दूसरी परत उठाएंगे, उसको खोलते हुए चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इस तरह से करा दूंगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। हर चीज बड़े ही बेसिक तरीके से बिल्कुल लो लेवल से लेकर चलूंगा, इसीलिए सिर्फ ये बेसिक क्लास चली हुई है। आप पेशेंस बनाकर रखिए, आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी रही। तो क्या करना है, ट्री मेथड में जो भी हमारी परसेंटेज रहेगी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में नीचे जो संख्या आएगी उसकी पावर उतनी लगाएंगे जितना टाइम है। 2 साल के लिए बात कर रहे हैं तो 2 साल। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये पे पहले साल 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 रुपये आ जाएंगे। दूसरे साल 100 रुपये पे से 10 रुपये तो यहाँ आएंगे और इस 10 रुपये पे से 1 रुपये यहाँ आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर से भी ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज था, इस ब्याज के ऊपर से भी ब्याज मिलेगा 1/10 यानी कि 1 रुपये। तो ये जो पहली लाइन होती है ये हमेशा SI होती है। तो SI कितनी आ गई, सिंपल इंटरेस्ट 20। CI कितनी आ गई, सारे के सारे को जोड़ दो 21। CI और SI का डिफरेंस पहली लाइन को छोड़कर नीचे जितनी भी लाइन आएंगी वो सारी की सारी CI और SI का डिफरेंस आएगी। नीचे कितनी लाइन आ रही है, सिर्फ 1 यूनिट। तो CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया, 1। अब हमें पता है ये 100 रुपये तो मैंने अपने पास से मान रखे थे प्रिंसिपल। क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 10,000। तो 100 यूनिट किसके बराबर हैं, 10,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 100 के। अगर 1 यूनिट 100 के तो मुझसे पूछने लगे SI कितना होगा, तो SI कितना ले रखा है 20 यूनिट, तो 20 गुणा 100 यानी कि 2000। CI कितना हो जाएगा 21 यूनिट, 21 गुणा 100 यानी कि 2100 रुपये। CI और SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 1 गुणा 100 यानी कि 100 रुपये। तो ये है हमारा टी मेथड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप जिसके लिए मैंने एक कोड लिखे हुए हैं, इन कोड के हिसाब से हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो भी देख लेते हैं। और फिर ये कोड कहाँ से आए, कैसे बने, वो मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम 3 साल के लिए बात करेंगे कि 3 साल के लिए हम कैसे निकालते हैं और आगे जाकर क्वेश्चंस के ऊपर हम किस तरह से इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पर किस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं भाई और देखते हैं अपना छठा तरीका। छठे तरीके से हम CI SI कैसे निकालते हैं। छठे तरीके के लिए आपको ये कोड याद रखने पड़ेंगे। अब बात हो रही है 2 साल के लिए, तो 2 ईयर के लिए कोड है हमारा 21, 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए 4641, 5 साल के लिए 5 5 10 10 5 1, 6 साल के लिए 6 15 20 15 6 1। कहाँ से कोड आए, किस तरह से हम 7 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 8 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 9 साल के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे हम कोड ये जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इन कोड की सहायता से हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इजीली और बहुत जल्दी सोल्व करते हैं। जैसे मुझे 2 साल के लिए बात कर रहे हैं हम अभी, तो 2 साल के लिए कोड लिखो 2 और 1। यहां पर आपको 10,000 दे रखा है, 10,000 का कितने परसेंट है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। यहां लिख दो 1,000। नहीं निकालना आ रहा है तो इस तरह से कर लेंगे, 10,000 का 10%, 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो 10,000 का 10% निकाल लिया तो कितना आ गया 1000। 2 के ऊपर तो लिख दो 1000। फिर इस 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर लिख दो 100, गुणा कर दो 10 दूनी और 1000 दूनी 2000 जमा 100 एकम 100 और 1000 2000 और 100 कितने हो जाएंगे 2100 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 2100 रुपये। इस तरह से हम इस कोड की तरह कोड को यूज करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज 5% होती है कि 5% पे बताओ कि कितना हो जाएगा। तो क्या करना था, कोड तो हमें ऐसे के ऐसे ही लिखने थे, कोड तो ऐसे के ऐसे ही लिखने थे 5%। और 10,000 का 5% निकाल लेते हैं। तो 10,000 का जब 5% हम निकाल लेंगे तो इस तरह से हम उसको निकाल रहे होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आ जाएगा हमारा 500 रुपये।
तो ये 500 तो यहाँ लिखो। अब इस 500 का 10% निकाल दो। अब 500 का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। यहाँ गुणा कर दो भाई, 500 दूनी 1000 प्लस 50 एकम 50, जोड़ दो 1050, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1050। तो कोड की सहायता से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए कोड क्या है, 2 और 1। सवाल में फिर पहले वाला ही लिख रहा हूँ, 10% ही लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हम आगे लेंगे। ये मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ कि इन कोड्स की सहायता से हम किस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 साल के लिए कोड क्या लेंगे, 2 और 1। 10,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1000। इस 1000 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100। पहली बार में इसका 10% निकाला 1000, फिर दूसरी बार में इसका 10% निकाला 100, गुणा कर देनी है। 1000 दूनी 2000 प्लस 100 एकम 100, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2100 रुपये। तो ये हमारा आ गया CI इन कोड्स की सहायता से। 3 साल के लिए कोड क्या है, 331। 4 साल के लिए क्या है, 4041। 5 साल के लिए क्या है, 5 10 10 5 1। अब बात करते हैं ये कोड आए कैसे और आगे के ईयर के लिए हम कोड किस तरह से बना सकते हैं, वो सारी की सारी बात हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा ट्री मेथड पे। इसके जनरेट ये कहाँ से हुए हैं कोड, उसके लिए हमको ट्री मेथड पे वापस जाना पड़ेगा। तो चलते हैं ट्री मेथड पे वापस एक बार और ये कोड मैं आपको बताता हूं कि ये कोड कहां से आए हैं। इस सब को मैं मिटा देता हूं, सिर्फ कोड की बात करते हैं कि ये कोड हमने जो लिखे थे, मैंने कहा था रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद कराऊंगा, बताऊंगा कहाँ से कोड कैसे आए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी ट्रिक किस तरह से आई है, जिससे कि आप जब भी आप खुद ही नहीं किसी और को भी पढ़ाओ तो आप उसको बता सको कि कहाँ से हमने किस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 रुपये थे, 10% की रेट से दे दी, तो पहले साल ब्याज कितना आ गया 10, दूसरे साल ब्याज कितना आ गया 10, और दूसरे साल इस पे से भी 1 रुपये आ जाएंगे, तो यहाँ कितना आ गया 1 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना आ गया 21। अब यहाँ पे बस याद करने के लिए इसी तरह से याद रखो कि यहाँ पे कितने बार ब्याज आया है, 2 बार। यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 बार। इसको पलट के लिख दो, 2 और 1, कि 2 बार ब्याज यहाँ से आया और 1 बार ब्याज यहाँ से आया। या फिर इस तरह से भी कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितने बार आया है हमारा, 2 बार। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बार आया है हमारा, 1 बार। तो इस तरह से बस ये या तो 2 लाइन याद रख लो या इस तरह से, या 2 साल के लिए याद रख लो कि 2 साल के लिए कोड क्या होता है हमारा, 2 और 1 यहाँ से। अब इस 2 और 1 से मुझे 3 साल के लिए कोड बनाना है, तो कुछ नहीं है, ये 2 साल के लिए। 3 साल के लिए अगर मुझे कोड बनाना है तो यहाँ तो 3 साल ऐसा कैसे लिख दो, बात कितने साल की हो रही है, 3 साल के लिए, तो 3 शुरू में आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और लास्ट में 1 ऐसा कैसे लिख दो। 4 साल के लिए बनाना है तो अब की बार कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की। इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, और 1 ऐसा कैसे लिख दो। तो 4 साल के लिए कोड हो गया 40 41। 5 साल के लिए बनाना है हमें, तो बात कितने साल की हो रही है, 5 साल। तो ये तो शुरू में तो जितने साल हैं उतने साल की बात हो रही है। 2 साल के लिए तो शुरू में 2 आ गया, 3 साल के लिए तो शुरू में 3 आ गया, 4 साल के लिए तो शुरू में 4 आ गया, 5 साल के लिए तो शुरू में 5 आ गया, 6 साल के लिए होगी तो 6 आ जाएगा, 7 साल के लिए बात होगी तो 7 आ जाएगा। ये 5 साल के लिए 5 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, और लास्ट में 1 तो सबके लास्ट में आता ही जाएगा। शुरुआत में जितने साल है वो आते रहेंगे, बीच में इन सारे को जोड़ के लिखते रहेंगे। जैसे कि 6 साल के लिए बनाना है हमें, तो कितने साल की बात हो रही है, 6 साल के लिए। आगे जोड़ दो भाई, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और लास्ट में 1 ऐसा का ऐसा ही। तो इस तरह से हम जितने मर्जी उतने साल के लिए कोड बना सकते हैं। इसका यूज मैंने 2 का आपको बता दिया कि 2 साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होता है तो इसका यूज कैसे करते हैं। जितना भी हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसका उतना ही % निकाल कर 2 के ऊपर, फिर जो यहाँ पे फिगर आएगी उसका उतना ही % निकाल कर 1 के ऊपर
दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज जो वीडियो में बात की हमने सिर्फ की 2 साल के लिए, बेसिक था, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो गई है, लेकिन आगे जितनी भी वीडियो आएंगी छोटी वीडियो आएंगी और कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराता हुआ चलूंगा। तो अब आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं 6 तरीके। अब उन 6 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका यूज करके आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हो, ये आपको देखना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन सा तरीका यूज करना आपके लिए ठीक रहेगा। वीडियो तो देखो फिर भी लंबी हो रही है, थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं एक बार उनको भी मैं क्लियर यहाँ पर करता हुआ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ ही रहा होगा। जैसे कि कुछ टॉपिक वैसे यहाँ पर रह गए हैं, चलो अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि पहले साल के लिए अगर रेट अलग हो और दूसरे साल के लिए रेट अलग हो तो कैसे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, कहाँ पर हमको कौन सा तरीका कौन से क्वेश्चंस के अंदर हमको लगाना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मान लो 4161 प्रिंसिपल था और आपको इसके 5% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो आपने इफेक्टिव परसेंटेज लगा दी कि 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो 4110 का मैं डायरेक्ट कितना निकाल देता हूँ, 10.25% निकाल देता हूँ और भाग कर दूंगा 100 से। इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब जब आप इस तरह से सोल्व इसको कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4161 और 10,025 इनकी आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, क्योंकि 4 डिजिट की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आप टाइम बचाने के लिए क्या काम करोगे कि चलो भाई यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट डिजिट से। तो 5 है कम 5, तो ऑप्शन में जिस भी आंसर के पीछे 5 होगा आप उसको टिक कर दोगे, यही आंसर हो जाएगा टाइम बचाने के लिए। लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत ही चालाक हो गए हैं, वो ऑप्शन में क्या काम करते हैं, सबकी ही यूनिट डिजिट सेम दे देते हैं, जिससे कि आपको ये कैलकुलेशन करनी ही पड़े। लेकिन मैं कल की आपकी वीडियो में बताऊंगा कि अगर यूनिट डिजिट से नहीं निकल रहा है तो आप लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकाल सकते हो। अगर 2 डिजिट से भी नहीं निकल रहा है तो लास्ट की 3 डिजिट कैसे निकाल सकते हो। पूरी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट कर लो, पूरी कैलकुलेशन ना करके लास्ट की 2 डिजिट देख लो। मैं आपको बता रहा हूं कि 30% क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाते हैं। ऑप्शन इस तरह के होते हैं कि अगर डिजिट अलग अलग हुई, यूनिट डिजिट अलग अलग हुई तो सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं जिसमें भी यूनिट डिजिट सेम हो रही हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर 2 यूनिट डिजिट हमारी चारों क्वेश्चन की, चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट सेम आ गई तो फिर यूनिट डिजिट से हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट से हमारे 30% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर हम 2 डिजिट लास्ट के पता चल जाए तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और अगर हमें 3 डिजिट लास्ट के पता लग जाए तो हमारे 98% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, आंसर के अंदर देखेंगे कि किसकी लास्ट की 3 डिजिट हमारी डिजिट से मैच हो रही हैं, हम उसको आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं देखने वाला कि आपने कितनी अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर रखी है, वो सिर्फ आपका आंसर देखेगा कि आपने आंसर सही कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो सिर्फ यहाँ पर इस तरह की अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो उसकी यूनिट डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट कैसे हम निकालते हैं जल्दी से, मुश्किल 2-3 सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर हम कैसे उसकी यूनिट डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालकर अपना आंसर सही कर सकते हैं, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको, कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।